हेलो एवरीवन। सो आज हम क्विज 2 मैथ का पीवाईक्यू करेंगे एंड आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। मैथ मैथ में जितना भी पोर्शन है वीक 4 to 8 एंड जो भी क्वेश्चन होगा हम उसे पूरा इन डेप्थ समझाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाए एंड आपका क्वेश्चन भी हो जाए। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 58। इससे पहले वाला क्वेश्चन सब मैथ का नहीं था, दूसरे सब्जेक्ट का था, तो हम यहीं से स्टार्ट किए 58 नंबर से। देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड दिस प्लस 17। तुम्हें बताना है कि f इज डिफाइंड ओनली फॉर all x belonging to natural number, f is bijective function, the range of f is 0 से infinity, the minimum value of f is 17। तो बताना है कि कौन सा सही है। तुम्हारा जो fx है ये क्या एक मॉडुलस फंक्शन है और हम जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, मॉड ऑफ x हमेशा एक क्या पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। मॉड ऑफ -2 भी क्या देगा 2, मॉड ऑफ -3 भी क्या देगा 3, ऐसे पॉजिटिव वैल्यू देता है। बस तुम्हें ये बोल रहा है कि f बस x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, यानी कि अगर हम x की जगह कोई इंटीजर ले जैसे कि -1 -2 -3 तो हमारा ये fx डिफाइन नहीं होगा क्या। तो देखते हैं, अगर हम मतलब हम मान लेते हैं कि मेरा x ना -1 है, तो अगर हम fx में -1 डाले तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू -1 +3 +17 क्या हो जाएगा 1 + 4 + 3 और +17, 4 5 6 7 8 8 + 17, यानी कि ये fx तो डिफाइन आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि हम x में तो कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं ना, -1 -2 -3, वो आउटपुट बस पॉजिटिव वैल्यू देगा ये माने, बट हम ये इसमें डाल तो बहुत सारा वैल्यू सकते हैं, इसमें बोला गया बस नेचुरल नंबर, तो ऐसा नहीं है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग है। अब क्या है, f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, एक मिनट इसे इरेज कर ले। तो f एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी नहीं होता है तो हमारा फंक्शन वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि ऑन 2 है कि नहीं। तो अगर ये जो फंक्शन है fx, इसका डोमेन क्या है, डोमेन r, और रेंज क्या है, रेंज यानी कि ये कौन कौन सा वैल्यू दे सकता है। तो fx जो है ये, क्योंकि ये मॉडुलस है तो ये बस पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को z प्लस से डिनोट करते हैं, ओके। और ऑन टू क्या, अब कोई फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब उसका डोमेन और रेंज दोनों ही बराबर हो जाए। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन fx है उसका डोमेन r है, लेकिन रेंज जो है बस z प्लस है, ये डोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा जो फंक्शन f है ये fx इज नॉट ऑन टू, तो हमारा फंक्शन ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ये कह रहा है कि बाइजेक्टिव है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। अब देखते हैं, द रेंज ऑफ f इज 0 से इन्फिनिटी। ओ हाँ, एकदम यहाँ पे 1 1 कब होता है, एक फंक्शन 1 1 तब होता है जब हम क्या fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलें और पूरा ये मतलब प्रोसेस करने के बाद हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाता है 1 1। आप यहाँ से कर सकते हैं चेकआउट, पर यहाँ पे हम तब ऑन टू से बता दिए हैं, आप यहाँ से 1 1 से भी देखिएगा, वेरीफाई करके, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इसे अगले वाले वीडियो में बता देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, द रेंज ऑफ f इज 0 टू इन्फिनिटी। तो रेंज क्या होगा, एक मिनट हम यहाँ पेज ऐड करें। तुम्हारा f ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x +3 +17 +3 +17। तो हमें इसमें बोल रहा है कि रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी है, तो हमें यहाँ पे रेंज पता करना है क्या कि ये 0 से इन्फिनिटी होगा कि नहीं। तो देखते हैं,
जीरो मतलब ये क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन है तो हमेशा एक क्या देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। इतना तो हमें पता है कि ये जो इतना पार्ट है ये या तो पॉजिटिव वैल्यू देगा या ज़ीरो देगा। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू यानी कि ज़ीरो से इन्फिनिटी, मतलब ज़ीरो से इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यू यानी कि ज़ीरो से इन्फिनिटी। अब ये बताना है कि ज़ीरो यहाँ पे ये ज़ीरो होगा कि नहीं ये चेक करना है। तो अगर हम हमारा ये फंक्शन ये मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ज़ीरो कब होगा, तो ज़ीरो होगा भी कि नहीं देखते हैं। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, इसे अगर मैं स्प्लिट करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री, एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री, ओ सॉरी यहाँ पे थ्री नहीं माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे एक्स माइनस थ्री, तो क्या आ गया एक्स माइनस थ्री और ये एक्स माइनस थ्री, थ्री थ्री ओके, एक्स माइनस वन है, एक मिनट, एक्स माइनस वन है ये, माइनस एक्स प्लस थ्री। तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू थ्री होगा या x इक्वल टू वन होगा। पर हमारा जो ये फंक्शन है ये कभी जीरो होगा क्या, अगर हमारा ये पूरा एफ एक्स का ये वाला पार्ट जीरो भी हो जाए, पर इसमें तो जब हम 17 ऐड कर देंगे तब तो ये जीरो नहीं आएगा ना, यानी कि हमारा एफ एक्स कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और हमें ये क्या दे रखा है कि रेंज हमारा जीरो से इन्फिनिटी होगा, तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखते हैं डी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज 17। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है, यानी कि हमारा ये फंक्शन मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब हमारा ये मॉडुलस मिनिमम हो जाए, और ये मॉडुलस मिनिमम क्या होता है, ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस 17 क्या आ गया, ये यही था डी नंबर, जीरो प्लस 17 17, यानी हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 17। तो यही हमारा राइट ऑप्शन था एक बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, फाइंड द डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन। तो जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने बोले तो इसके लिए हम एक मेथड बताते हैं। तो आप क्या कीजिए, ये जो हमारा फंक्शन है इसको ना x को, इसमें x को अकेला कीजिए, कैसे कीजिएगा अकेला, इसे x प्लस वन इक्वल टू एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस वन, और इस पे ये रूट वन बाई थ्री, यानी कि इस पे पावर क्या है वन बाई थ्री का, ये थ्री उधर जाके क्या हो जाएगा वन बाई थ्री, ये इसे ये जो पावर उधर जाएगा तो क्या आएगा y प्लस वन टू द पावर वन बाई थ्री, इसी को हम ये ऐसे रूट में लिख सकते हैं, जैसे पावर वन बाई टू को हम रूट टू लिखते हैं ना, द रूट लिखते हैं ना, इसी को इसे हाफ लिखते हैं, वैसे ही ये वन बाई थ्री को हम ये थ्री और ये रूट लिखते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ये सब फंक्शन आ गया। अब क्या करना है, जब ये x अकेला हो जाए तो इस x और y को रिप्लेस कर दीजिए, इसे y कर देंगे, y इक्वल टू क्या होगा x प्लस वन, तो इसका इन्वर्स ये हो जाएगा, ये आ गया इन्वर्स इस फंक्शन का, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन का इन्वर्स क्या है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस वन, बस इतना ही करना होता है। अब हमें इसका डोमेन निकालना है, फाइंड द डोमेन ऑफ इन्वर्स। तो इसका डोमेन क्या होगा, यानी हम इस फंक्शन में y इक्वल टू दिस में हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसमें तो हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हमारा ये क्यूब के अंदर है, इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। जब हमारा रूट रहता है ना, रूट इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता, नॉन नेगेटिव। पर जो क्यूब मतलब ये इसके पावर वन बाई थ्री है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकता है, इसीलिए ये इसका डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स में हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी डाल सकते हैं, इसलिए इसका डोमेन क्या आ जाएगा, वाई का डोमेन आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे पावर फोर होता है ना तो उसमें भी हम नेगेटिव वैल्यू नहीं डालते, बट पावर फाइव होता तब फिर भी नेगेटिव वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे पावर एट होता, मतलब टू का मल्टीपल पावर होगा तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं पड़ेगा, और अगर ऐसे बाकी कोई पावर होगा तो उसमें हम नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं। ओके, तो इसका डोमेन क्या हो गया, आर। अब देखते हैं आगे है क्वेश्चन नंबर 60। इसका पीछे वाला कोई ऑप्शन सही नहीं है, आप इसे मतलब देखिए आर बाई वन, वन तो हो ही सकता है, वन इन्फिनिटी मतलब आर पूरा होगा, ये सब में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन ए
ऑप्शन दे रखा है B C D। आप इसे रीड आउट कर लीजिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें हर जगह लॉग b⁴x का बात कर रखा है, और हमारा जो इसमें भी b, इसमें भी b, इसमें भी b, इसमें सब जगह ये जो हमारा b है वो 0 से लेके 1 तक का है। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहेंगे आपको लॉग का ग्राफ। ये है लॉग का ग्राफ। ये इंक्रीजिंग लॉग कब होता है? जब हमारा log x टू द बेस b, ये क्या है? जब b ग्रेटर देन 1 होता है तो हमारा ये ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग बनता है। जब हमारा ये log x टू द बेस b, ये जब b 0 से 1 के बीच में रहता है तो हमारा जो ये जो ग्राफ बनता है डिक्रीजिंग होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हर जगह ये b 0 से 1 के बीच में तुम्हारा ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या कह रहा है। जब हमारा b 0 से 1 के बीच में होगा और x 0 से 1 के बीच में होगा तो हमारा log bx नेगेटिव होगा। यानी अगर हम इस ग्राफ से देखें तो b 0 से 1 है और हमारा x भी 0 से 1 है, तो हमारा log कैसा होगा? log b⁴x ये कैसा होगा? लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है। तो ये क्या है? b 0 से 1 और x क्या होता है? x का वैल्यू यहाँ पे है इस x एक्सिस पे। तो x जब 0 से 1 के बीच में, यानी कि यहाँ 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 कहीं पे भी, तो हमारा log bx क्या है? log bx क्या है? एक देखें तो log bx जो भी मतलब log bx में जो भी वैल्यू आएगा वो क्या y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। तो जो भी हम फंक्शन में वैल्यू रखते हैं वो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, और जो उस वैल्यू का आउटपुट आएगा वो सब क्या होता है? y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। तो log b⁴x का जो आउटपुट होगा वो y पे होगा। तो हमें बताना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो log b⁴x जब 0 से 1 के बीच में x है तो इसका जो ग्राफ कहाँ मीट कर रहा है? ऊपर की तरफ, यानी इसका वैल्यू कहाँ आएगा? कोई y पॉजिटिव y पे आएगा। तो इसका जो log b⁴x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया? फॉल्स। क्योंकि जब हमारा x कहाँ था? 0 से 1 के बीच में, और हमारा b क्या था? डिक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग है तो हमारा जो मतलब जैसे ऊपर क्या बनता है, ये लाइन खींचे तो हमारा फंक्शन कहाँ पे मीट कर रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस पे। अगर इस ऐसा ग्राफ होता तो हमारा b ग्रेटर देन 1 होता और हमारा x 0 से 1 लेने को कहता, तो हमारा जो ग्राफ जो होता है ना कहीं नीचे मीट करता नेगेटिव y पे, तो हमारा इस केस में हमारा log b⁴x क्या हो जाता? तब ये लेस देन 0 होता है। लेकिन इस केस में ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? फॉल्स। और जब फिर से b 0 से 1 के बीच में है और x 0 से 1 के बीच में है और x ग्रेटर देन b है, इस बार x ग्रेटर देन b है। ओके, x ग्रेटर देन b है तो हमारा log bx ग्रेटर देन 1 हुआ कि नहीं, ये बताना है। तो हमें पता है कि जो हमारा ये जब b 0 से 1 के बीच में होता है तो हमारा log क्या है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है अभी। तो जब एक कंसेप्ट होता है इनइक्वालिटी का, कि जब हम किसी डिक्रीजिंग फंक्शन से इधर लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ये इनइक्वालिटी का साइन जो होता है ना वो उल्टा हो जाता है। इसे हम समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमें पता है कि 5 ग्रेटर देन 3 होता है, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? -5 ग्रेटर देन -3। तो क्या ये सही है? ये सही है कि नहीं, इसे हम चेक करते हैं। ये यहाँ पे आएगा 0, इधर आएगा -3, फिर इधर -4 और -5। तो कौन सा बड़ा है? -3 बड़ा है या -5 बड़ा है? तो देखे तो कौन सा बड़ा है? ये -3 बड़ा है ना। लेकिन जब हम इस इनइक्वालिटी को देख रहे हैं तो ये क्या बोल रहा है कि -5 बड़ा होना चाहिए, जिसका मतलब जिधर मुंह ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे इसका मुंह इधर खुला है तो ये 5 बड़ा है, और ये बोल रहा है कि -5 बड़ा है, लेकिन असल में तो -3 बड़ा होता है। तो मतलब क्या, ये इनइक्वालिटी गलत आया है। तो ये कैसा होना चाहिए था? -5 इज लेस देन -3, यानी कि -3 बड़ा होना चाहिए था। वैसे ही ये निगेटिव जैसा ही होता है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। जब हम लेफ्ट और राइट किसी डिक्रीजिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? उल्टा। ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया, अगर ये ऐसे ही रहता तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो वैसा ही हमारा है ये डिक्रीजिंग फंक्शन।
ये डिक्रीजिंग फंक्शन कोई भी हो सकता है, यहाँ तो लॉग है, बाकी कोई भी हो सकता है। इसे हम इरेज कर नहीं करते हैं, छोड़ते हैं इसे। तो अगर हम इसमें दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लॉग बी टू द बेस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा लॉग बी टू द बेस बी, और ये किसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो हमारा log b टू द बेस x क्या आ गया, लेस देन 1। और ये हमारा क्या कह रहा है कि log b टू द बेस ये log x टू द बेस b, ये क्या है, ग्रेटर देन 1। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये शायद मेरे से बोलने में यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, हम शायद हम log x टू द बेस भी कुछ बोल रहे हैं, तो इसे मतलब दिल पे नहीं लीजिएगा कि गलत है, गलत है, मतलब आप भावनाओं को समझे, वर्ड्स पे थोड़ा यहाँ पे इग्नोर कर दीजिएगा, सॉरी इसके लिए। एंड हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। इधर क्या है, बी जब 0 से 1 के बीच में, वही डिक्रीजिंग फंक्शन है, और x लेस देन y है, x वही लेस देन y, यानी कि हमारा y बड़ा है यहाँ पे। तो log b टू द पावर x ग्रेटर देन log y टू द बेस b। तो ये जो ये है ना, ये ऑप्शन नंबर सी हम इसी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, x इज लेस देन y है, तो जब हम दोनों साइड log बेस b से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, log x टू द बेस b, तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या होता है log ये, ओके। तो ऐसा ही आ रहा है, यानी ये ऑप्शन क्या है, सही है। ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी, log 10 टू द पावर 100 इज ए रैशनल नंबर। हाँ, ये तो सही है, क्योंकि log 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 इधर आ गया तो हो गया 2, log 10 टू द बेस 10 हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 1, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है, बाकी ए भी गलत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61। आप इसे रीड आउट कर लीजिए, ये कर्व 1, कर्व 2, इधर कर्व 3 और कर्व 4, इसे आप रीड आउट कर लीजिए पहले अच्छे से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कंसीडर द ग्राफ गिवन बिलो, ये कुछ ग्राफ दे रखा है, उसके बेसिस पे हमें ए बी सी डी ऑप्शन बताना है क्या होगा। तो इसे बताने से पहले हम एक कंसेप्ट बता दें, यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली, कि जब भी हमें मतलब चेक करना हो कि हमारा डेरिवेटिव सेम है कि नहीं किसी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट लाइन आप ड्रॉ कर लें, फिर देन if the slope of the tangent line are same, यानी कि स्लोप सेम है, यानी हमारा लाइन क्या है, पैरेलल, यानी लाइन क्या है, पैरेलल, तो हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेम, देन डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा एट दोज पॉइंट। अभी हम इसका मतलब समझाते हैं कि जब भी हमें पता करना होगा कि डेरिवेटिव रिलेटेड होता है टेंजेंट ऑफ द लाइन से, तो जब हमें पता करना है कि डेरिवेटिव कहीं पे इक्वल होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाएंगे। और अगर दो पॉइंट पे, अगर हम दो पॉइंट मान लिए कि हम यहाँ पे टेंजेंट बनाए, ऐसे टेंजेंट इसका ऐसे बनेगा, ऐसे चेंज कर दें कलर, तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा, और हम यहाँ पे टेंजेंट बनाए, इसका टेंजेंट कुछ ऐसे बनेगा। तो इस दोनों का ये जो लाइन है, ये दोनों क्या आ गया, एक दूसरे के पैरेलल आ गया, तो इस दोनों का स्लोप क्या है, इक्वल। तो हमारा जो डेरिवेटिव होगा ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों सेम होगा। तो बस यही याद रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, और कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, देयर आर एटलीस्ट 2 पॉइंट बिटवीन -4 and 4 वेयर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू कर्व 1 आर इक्वल। -4 से 4, यहाँ -2 है, तो -4 कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि गैप दो का है, 4 यहाँ पे होगा। तो हमें पूछ रहा है कि -4 से 4 के बीच में कोई मतलब कम से कम 2 पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इक्वल होगा।
तो एक यहाँ एक पॉइंट तो ये हो गया यहाँ पे और यहाँ पे भी अगर हम ड्रॉ करते तो ये ऐसे 2 पॉइंट तो हमें ऐसे ही मिल गया, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा ये। और ये क्या है, एट द ओरिजिन द, इसे 2 से ज़्यादा पॉइंट भी हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे एटलीस्ट बोला तो फिर भी ये सही है। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, एट द ओरिजिन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू कर्व टू डज नॉट एग्जिस्ट। तो ओरिजिन पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये बताना है। इससे पहले हम कुछ याद दिला दें, ये कब कब हमारा सम, कब कब हमारा फंक्शन कोई ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल कब कब होगा। तो कोई ऐसा ग्राफ मिल जाए, ऐसा जैसे पॉइंट वाला ऐसे शार्प पॉइंट वाला ग्राफ मिल जाए, तो इस ए पॉइंट पे हमारा ये फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल भी कह सकते हैं। और ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये क्या है, ये फंक्शन टूट रहा है, यहाँ पे ऐसे हुआ, मतलब ये फंक्शन ऐसे चल रहा था, फिर यहाँ पे टूट गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ऐसा भी कोई पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेबल, नॉन डिफरेंशिएबल। और ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये इस ए पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, कुछ टाइम के लिए रुक गया, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डेरिवेबल। तो ऐसा कोई ग्राफ हमें मिलता है तो उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वही नॉन डेरिवेबल, नॉन डिफरेंशिएबल। तो देखते हैं, तो ये जो ग्राफ कर्व टू था, इसमें भी इस ओरिजिन पे हमारा ये क्या है, एक शार्प पॉइंट बन रहा है, तो हमारा यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डेरिवेबल, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तो ये सही है, बी नंबर सही है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू कर्व थ्री के बारे में आगे। The derivative of the function corresponding to curve 3 at the origin and the point -2, 0 are equal। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डेरिवेटिव इक्वल होगा कि नहीं, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, तो इसका टेंजेंट कैसे होगा, ऐसे सही से बना नहीं, ऐसे होगा। और -2 का टेंजेंट कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके बनेगा। तो इस दोनों का मतलब ये दोनों पैरेलल तो है नहीं, इसीलिए इसका डेरिवेटिव इक्वल नहीं होगा। तो हमारी ये ऑप्शन क्या होता है, फॉल्स। ये बोल रहा है कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू कर्व 4 डज नॉट एग्जिस्ट। कर्व 4 का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा है क्या, लेट मी चेक। तो अगर हम इसका कर्व 4 का इक्वेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, कोई ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या इसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से लिख सकते हैं ना। तो इसका पहले हम स्लोप जानते हैं, तो स्लोप जानने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना चाहिए। तो 2 पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट है हमारा 0,2, और एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, ये क्या है, 2,2 है। तो हम स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन क्या हो गया, 0, x2 माइनस x1 क्या हो गया, 2, यानी कि हमारा स्लोप आ गया 0। ऐसे भी अगर कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होता है 0। अगर कोई भी लाइन ऐसे y एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप होता है नॉट डिफाइंड। और ये क्वेश्चन आया भी था पिछले बार क्वालिफायर में तो यही था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये कि स्लोप कब होगा 0 और कब नॉट डिफाइंड होगा। तो उसका ऑप्शन सही था, जब जब क्या पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। शायद आपने दिया होगा तो आपको याद होगा। अब देखते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, 0x प्लस सी क्या होता है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया 2। हमारा इक्वेशन ये है। तुम्हें पता ये पता करना कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0 के बराबर। इसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, 0 है, मानते हैं 0 है, पर एग्जिस्ट तो कर रहा है ना। एग्जिस्ट नहीं करता तब क्या होता, 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म कुछ नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ऐसा कुछ नहीं आ रहा है ना, 0 आ रहा है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये बोला नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब हम देखते हैं आगे 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 आगे। इसमें बस ए सही था और बी सही था। ये कर्व है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके याद भी रख सकते हैं इसे। अब है क्वेश्चन नंबर 62। इफ एम, ये कुछ
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इसके लिए आपको पहले एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए जो कि है a log b टू द पावर जो भी है एक्स वाई जेड। इसके इस अगर कोई ऐसा मतलब मिले a है उसके उसके पावर में log c टू द बेस b है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको, इस दोनों के प्लेस को ना इंटरचेंज कर सकते हैं। ये b का प्लेस इंटरचेंज नहीं होगा, a और c में चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, c log b टू log a टू द बेस b। ओके, तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखें, इसी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। किस में बदलेगा, a और c में बदलेगा, b को छेड़ना नहीं है, a और c में बदलेगा। तो इस जो क्वेश्चन है ये m log 3 log 2 टू द बेस 3 प्लस 2 log 2 log m टू द बेस 3 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 हम ला सकते हैं 2 का क्यूब करके। तो हम इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे भी 2 ला देते हैं। क्या कैसे करेंगे, इस m और 2 में हेरा फेरी कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन 62 का, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आएगा 2 log 3 टू द बेस जो भी है log m टू द बेस 3 प्लस 2 log 3 है इक्वल टू 2 का क्यूब। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो ऐड हो गया। तो 2 इंटू 2 log 3 m इक्वल टू 2 का क्यूब। दोनों सेम है ना, ये जैसे कि a प्लस a करते क्या होता है 2a हो जाता है ना, ये बताने की तो जरूरत नहीं है। वैसे ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया 2 इंटू ये जो भी टर्म था, तो ये इसे कट जाएगा, एक 2 इसे कट गया, तो क्या आ गया 2 log दिस इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4, 2 का स्क्वायर आ गया। ये दोनों का बेस क्या है, सेम, तो हम कह सकते हैं कि log 3 टू दी जो भी है log m टू दी बेस 3 इक्वल टू 2। और ये एक प्रॉपर्टी होता था ना क्या, ये डायरेक्ट उधर चला जाएगा, तो m आ जाएगा ऐसे। आगे बता देते हैं, जैसे कि log a b टू दी बेस से इक्वल टू x है, तो हमारा जो b किसके बराबर होगा, a टू दी पावर x के। ये जो है इधर चला जाता है, ये बेस में जाता है, ये ऊपर ऊपर पावर में चला जाता है। तो हमारा वैसे क्या है log इक्वल टू 2 है, तो ये इधर चला जाएगा, तो m हमारा क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, m इक्वल टू 9 ही है हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है कि fx ये सब दे रखा है, तो हमें लिमिट निकालना है। इसे कॉपी कर लेते हैं। तो हमें क्या कहा जा रहा है कि fx कुछ ये दे रखा है, तो हमें ये लिमिट निकालना है। इसमें fx है माइनस f2 x माइनस 2 है। तो देखते हैं, सबसे पहले f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा, f ऑफ x इतना है, तो f ऑफ 2 क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4 यानी कि √5 आ जाएगा। और fx है, तो अगर हम इसे लिख लें अच्छे से, क्या हो जाएगा √5 लिमिट x टेंडिंग टू 2 हो जाएगा √9 माइनस x स्क्वायर माइनस √5 बाय x माइनस 2। तो ऐसा अगर हम देखें, अगर हम x की जगह 2 रख के देखें तो क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 √5 बाय √5 क्या आ जाएगा 0, 2 माइनस 2 0, 0 बाय 0 फॉर्म आ रहा है। तो इसके लिए क्या होता था, एक एल हॉस्पिटल जो भी हो, एल हॉस्पिटल लॉ हॉस्पिटल जो भी है, हम इसे LH कहते हैं, LH रूल है। तो अगर LH रूल कब अप्लाई होता है, जब 0 बाय 0 फॉर्म बने या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो हम क्या यूज़ करते हैं, LH फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें क्या करना होता है, ऊपर डिफ्रेंशिएट करते चलें और नीचे डिफ्रेंशिएट करते चलें जब तक हमारा ये 0 बाय 0 फॉर्म ख़त्म ना हो जाए। तो हम करते हैं इसे डिफ्रेंशिएट। तो ये रूट है, एक चीज़ और बता दें, रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ऐसे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स आता है। और ये एक्स स्क्वायर का तो पता ही होगा 2x हो जाता है, ये पावर आगे आ गया, और 2 माइनस 1 एक्स टू द पावर 1 2x आ गया। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे याद रखें, तो हो जाएगा ये √5 लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, ये √x है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स
चेन रूल लग रहा है बेसिकली इसमें। फिर ये 9 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये माइनस है तो हो जाएगा -2x। उसके बाद ये -√5 का तो 0 हो जाएगा, और अगर इसका नीचे x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 और इसका तो हो जाएगा 0, तो 1 0 कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसे हम इरेज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 इससे कट गया, और जब हम इसमें अब हम x की जगह 2 रख के देखते हैं तो क्या आता है, क्या आएगा, ये √5 पहले से था, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये -2 आ गया अपॉन 9 - 4 क्या आ जाएगा √5, तो ये √5 कट गया, ये आ गया -2। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम कुछ यहाँ पे कंसेप्ट याद दिला देते हैं, जो कि ये है। तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जिक्र था, तो आप इसे पहले रिवाइज कर लें एक बार। तो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ ऐसा दिखता है, स्टेयर फंक्शन जैसा, वही है स्टेयर फंक्शन नहीं। ओके, तो एक प्रॉपर्टी होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बीच में, ये कि जो ये ऐसे लिखा है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, ये उधर चला गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कोई भी इंटीजर हो, कोई भी फंक्शन जो भी है उसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ब्रेक भी कर सकते हैं ऐसे। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसका रेंज होता है 0 से 1, यानी कि इसका वैल्यू, यानी y एक्सिस में इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से 1 के बीच में रहेगा, उसमें भी 1 नहीं रहेगा कभी, बस 0 तक, 0 के बराबर होगा, 0 से 1, 1 नॉट इंक्लूडेड। उसका डोमेन R है, यानी कि हम x एक्सिस पे कुछ भी रख सकते हैं, एक्स एक्सिस पे कुछ भी रख सकते हैं, इसीलिए इसका डोमेन क्या है, R। और एक और प्रॉपर्टी आप हो सके तो याद रखें, इसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं मैंने देखा है, ये कि x प्लस कुछ, ये n इक्वल टू x, यानी इसका अगर हम एग्जाम्पल दे तो, अगर मेरे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 17.5, ओके, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 17 प्लस 0.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ये 0.5। तो इसमें से ये क्या हो जाता है, इसका जो होता है ना, ये इंटीजर पार्ट का इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाता है, बाकी ये ऐसा स्प्लिट आउट कर देगा फ्रैक्शनल पार्ट को। तो ऐसा होता है एग्जाम्पल। और इसमें भी एक प्रॉपर्टी है, ये शायद मैंने इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दिया, ये फ्रैक्शनल पार्ट था, ओके, फ्रैक्शनल पार्ट था ये। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m। इसका एग्जाम्पल दें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं तो क्या होगा, अगर हम देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये जो है स्प्लिट आउट कर देता है ये इंटीजर वाले टर्म को, यानी कि ये 17 अलग हो जाएगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.5 हो जाएगा। और ये 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 0, ये 1 नहीं -1, तो यहाँ पे 1, तो 0.5 कहाँ पे आएगा, 0.5 यहाँ पे आएगा, 0.5 यहाँ पे आएगा, तो इसके पीछे वाला टर्म क्या है 0, तो ये पूरा टर्म क्या बन गया 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 17। ओके, ऐसे होता है, इसका एग्जाम्पल भी हम दे दिए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रखा था। इफ द इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स पूछा है। द LHL and RHL of the given function fx exist at x इक्वल टू 0 and are equal, तो exist कर रहा है कि नहीं और equal है कि नहीं ये बताना है। तो देखें हम आगे। क्वेश्चन नंबर 64 में हमें LHL और RHL निकालना है बेसिकली। तो पहले अगर हम LHL निकालें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0
माइनस जीरो माइनस यानी कि ये वाला फंक्शन होगा एक्स इक्वल टू जीरो पे निकालना था, एक्स इक्वल टू जीरो यहाँ पे, और एक्स इक्वल टू जीरो प्लस जब होगा तो हम ये वाला लेंगे, एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो प्लस में हम ये वाला लेंगे। जीरो माइनस में कौन सा फंक्शन आएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला। तो अगर हम क्या करें, इसे हम एनालाइज करते हैं, तो जब हमारा जीरो माइनस यानी कि जीरो जीरो से बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा क्या होगा, माइनस 1.99999999, बहुत जीरो से बहुत कम होगा, बहुत एकदम बहुत छोटा। इधर -1 है तो -1 ये -1.1 होगा, -1.2, -1.3, बहुत छोटा क्या होगा, -1.99999, और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि +1 कर रहे हैं, यानी जीरो माइनस क्या है लिए, जीरो माइनस से बहुत छोटा नंबर क्या है, -1.999, उसमें +1 कर रहे हैं तो क्या आएगा 0.999, और इसका हमें लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 0.999 कहाँ पे लाई करेगा, 0.1 यहाँ, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9 यहाँ पे कुछ लाई करेगा। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है कि पीछे खींच देता है मतलब जो भी नंबर है। तो अगर हमारा 0.99 यहाँ पे है तो हमारा आंसर क्या आएगा, इधर सबसे नियरेस्ट इंटीजर क्या है, ये जीरो, तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। तो LHL हमारा क्या है, जीरो। और देखिए RHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है जीरो प्लस, यानी कि जीरो से बहुत एकदम छोटा सा बड़ा नंबर, मतलब छोटा सा बड़ा क्या, मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो क्या हो जाएगा 0.00001, बहुत आगे बहुत जीरो 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 लगाते जाए, उसके बाद हम लिखते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा जीरो से बस थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें, तो क्या हो जाएगा 1.0000001 हो जाएगा। तो हम पीछे में बताए थे इधर कि इसमें भी लिखा हुआ है ऐसे कि जब ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो ये क्या करता है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट को स्प्लिट आउट कर देता है, और ये जो इंटीजर पार्ट होता है वो हो जाता है जीरो। इधर बताए थे ना यहाँ पे कि शायद मिटा दिए हम। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1.00000 प्लस 0.0000001 उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या देता है बाहर, ये देगा 0.0000001, जो कि नियरली क्या हो जाएगा जीरो। तो बहुत ज़्यादा जीरो है यहाँ, तो हम 4 लिखे से 0.00000 लाखों करोड़ों जीरो है, उसके बाद एक 1 है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा। तो हमारा LHL और RHL क्या आ गया बराबर। वही यहाँ पे पूछ रहा था कि हमारा LHL और RHL एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है और ये दोनों इक्वल भी है, तो हमारा 69 64 है, ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ये क्या है राइट है, ये ट्रू है, मतलब ट्रू है जो भी। तो अब क्या पूछा है, द फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब उसका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या आ जाए, f(x) आ जाए। तो हमारा LHL क्या है इस केस में, जो हम पीछे निकाले ये क्या था, जीरो था, ये भी जीरो था, और f(x) यानी कि f(0) कितना है, f(0) तो जीरो के बराबर है, तो ये भी जीरो है, यानी कि हमारा फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। ये है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, f(0), इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन -3 to 3 एट विच f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। f(x) हमारा कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ नहीं है, वो नंबर ऑफ पॉइंट निकालना है। तो देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो इसमें हमें निकालना है पॉइंट, मतलब जहाँ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट इन -3 to 3 एट विच f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, x -3 से 3 तक, और f(x) कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जब हमारा x -3 से 0 के बीच में है तब क्या होगा। तो हमारा f(x) क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कब कब डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, जब ये क्या आ जाए, एक इंटीजर आ जाए। तो इंटीजर कब आएगा, इधर हम बताए थे, तो
तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कब आएगा, हर एक, मतलब यहाँ पे बताए थे ना डिसकंटिन्यूअस कब होगा, यहाँ पे इंटीजर पे हर एक पॉइंट, यहाँ पे ओपन सर्कल है तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, यहाँ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ डिसकंटिन्यूअस। सो तो यहाँ पे तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कब कब डिसकंटिन्यूअस होगा, जब वो क्या हो जाए एक इंटीजर। तो इंटीजर कब कब होगा, जब हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्स क्या क्या ले सकते हैं, -3, -2 और -1। तो लेट्स सी ये क्या होता है यहाँ पे। तो -3 + 1 क्या आ जाएगा, -2, -2 + 1 क्या आ जाएगा, -1, और -1 + 1 क्या आ गया, 0। तो इस हिसाब से हमें हमारा मतलब इस तीनों ही केस में ये क्या आ गया, एक इंटीजर आ गया हमारा एफ एक्स। तो तीनों ही पॉइंट पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, पर ऐसा ऐसा नहीं होता है। एक बार हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा एक क्या कहता है ये एक्सट्रीमम पॉइंट होता है ना, जैसे कि यहाँ पे -3 है और 3, यहाँ पे कुछ हेर फेर हो जाता है। इसे चेक करने के लिए हमें बाय मेथड एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो इसे कैसे चेक करेंगे, ऐसे लिमिट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे देखते क्या होगा। तो हमारा अगर हम चेक करें एट x इक्वल टू -3 पे LHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, क्या LHL डिफाइंड भी है, देखें क्या हम -3 से पहले हम एफ एक्स ले रहे हैं, तो -3 से कोई छोटा नंबर, यहाँ पे हमारा x क्या है, -3 से 0। तो हम यहाँ पे x में जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं वो -3 से छोटा कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे हमारा LHL डिफाइंड नहीं है। इसीलिए ये कुछ गड़बड़ सा हो जाता है इसमें। इसलिए हमें हमेशा एक बार ये जो एक्सट्रीमम पॉइंट होता है वहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे RHL डिफाइंड है, देखिए RHL, तो RHL -3 से प्लस, तो -3 से प्लस में फंक्शन हमारा क्या है ये, पर जब -3 से माइनस था उसके लिए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा था, एफ एक्स के लिए कुछ वैल्यू नहीं दे रखा था ना, इसीलिए हमारा LHL डिफाइंड नहीं था। तो अगर हम RHL देखें तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ये -3 था ना, -3 प्लस छोटा थोड़ा सा बड़ा नंबर -3 से +1। तो अगर हम देखें -3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर यहाँ बनाते हैं, -3 है यहाँ पे, -3 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, -3.000001, उसमें हम ऐड कर रहे हैं 1, तो क्या हो जाएगा, -3 + 1 -2.0001 आ जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2.001 कहाँ पे आएगा, कुछ इधर। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, पीछे ये लुढ़क गया, यानी कि -2 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, -2। और अब हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स क्या आएगा एट x इक्वल टू -3। तो x इक्वल टू -3 में एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -3 + 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, एक मिनट, -3 के बराबर -3 + 1 लेंगे तो आ गया -2। तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -2। इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आता है, मतलब अगर यहाँ नहीं बताए थे हम, लगता है इसे बता देते हैं यहाँ पे, कि जैसे कोई कोई इंटीजर है ना, तो इसमें बता देते हैं, अगर कोई x इंटीजर है तो ये x के बराबर हो जाएगा, अगर x हमारा क्या है, इंटीजर। ये कब बदलता है, जब ये कुछ क्या कहता है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिए थे हम, -2.0001 था, यानी कि इस रेंज में ये कोई बीच में आए, कोई इंटीजर के बराबर नहीं होता तब जाके ये पीछे लुढ़क जाता है। लेकिन अगर कोई इंटीजर ही है तो वो डायरेक्ट इंटीजर के बराबर ही आ जाता है। तो हमारा RHL और एफ ऑफ एक्स क्या है, इक्वल। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन अगर LHL एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो हम इसे मतलब इग्नोर कर सकते हैं, डायरेक्ट RHL इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा LHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस केस अगर फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3+ में, तो 3+ के लिए हमारे पास कोई फंक्शन डिफाइन यहाँ पे नहीं है, तो RHL यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर इस केस में अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती तो हम क्या करते, RHL नहीं है पर LHL तो है नहीं, पीछे तो जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो इस केस में अगर LHL इक्वल टू हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाता तो हमारा ये एफ एक्स क्या हो जाता, इस केस में डिफाइन हो जाता। तो अब देखते हैं, तो यानी हमारा -3 पे क्या हो गया, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया,
बट अगर हम जब यहाँ से देख रहे थे तो हम डिसकंटिन्यूअस में ले लेते हैं, इसीलिए हमेशा एक बार आप क्या कीजिएगा, एंड पॉइंट पे चेक जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा नॉन कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट क्या आ गया, एक -2 और एक -1, तो हमारे पास दो नॉन कॉन्टिन्यूटी का पॉइंट आया है -3 से 0 में। अब देखते हैं कहाँ पे x=0 में, तो हमारा एफ ऑफ एक्स 0 है, डिफाइंड है, तो इसे चेक नहीं करना है। डिसकंटिन्यूअस कब होगा, इसमें होगा या इसमें होगा। तो अब क्या है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम x क्या ले रहे हैं, अरे मैं 0 इंक्लूड कर रहे हैं क्या इसमें, मिस्टी नहीं 0 नहीं इंक्लूड कर रहे, 0 पे तो ले लिया ना वहाँ पे, 0 to 3। तो हमारा ये भी कब डिसकंटिन्यूअस होता है, जब हमारा ये क्या फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाए, एक इंटीजर आ जाए। तो एक डिसकंटिन्यूअस कब होगा, जब ये हमारा कोई इंटीजर के बराबर हो जाए। तो इंटीजर के बराबर कब कब होगा, यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू ले सकते हैं 1, 2 और 3। तो देखिए अगर हम 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा, और 3 लेंगे तो 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4। तो हर एक केस में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, इंटीजर। तो तीनों ही केस में हो जाना चाहिए डिसकंटिन्यूअस, पर ऐसा नहीं होगा। फिर से हमें ये एंड पॉइंट पे एक बार वो लॉन्ग मेथड से चेक कर लेना चाहिए। तो ये 1 और 2 पे तो डिसकंटिन्यूअस है, दिख गया कि इंटीजर आ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। पर एक बार हम 3 पे चेक कर लेते हैं। तो वो एट एक्स इक्वल टू 3 LHL हम निकाले, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस LHL निकाल रहे हैं, क्या ये x + 1, तो क्या आ जाएगा 3 से कुछ छोटा नंबर, 3 से छोटा नंबर क्या होगा 2.99, यानी 2.99 + 1 क्या हो जाएगा 3.99। और इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, ये 3 + 0.99, तो ये 3 का तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा 0.99 ऐसा। अब देखते हैं हम इसका LHL तो निकल गया, RHL एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर हम एफ ऑफ एक्स निकालें, यहाँ पे क्या है, ये x + 1, तो हमें 3 पे ले रहे हैं, तो 3 + 1, और ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4। और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाता है 0। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो कोई भी अगर इंटीजर है, देखें अगर हम यहाँ पे, तो हमारा इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज आता था वो 0 से 1 के बीच में ही आता है, और 0 के बराबर। तो अगर कोई भी इंटीजर है, यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0, अगर हमारा x क्या है, एक इंटीजर है, यहाँ पे ये लिखे थे ना x, ये वाला और ये वाला, ये पॉइंट भी याद रखें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ पे थे हम, हाँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट हमारा क्या आ गया, ये एफ एक्स का ये 0 आ गया, और LHL कितना है 0.999, जो कि हम अप्रॉक्स में से कह सकते हैं 1। तो हमारा LHL और एफ ऑफ एक्स क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये डिसकंटिन्यूअस। तो अगर हम यहाँ से देखें तो क्या है, ये LHL डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या है, देयरफॉर x इक्वल टू 3 क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, 1, 2 और 3 तीनों ही है। तो हमारा टोटल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, इधर से 3 और इधर से 2, तो टोटल कितना है 5। अगर यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये क्या है, टोटल 5 है। अगर आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो आप इसे एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। अब देखते हैं आगे। तो इसमें भी एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, फिर 3 क्वेश्चन है, तो आप इसे रीड आउट कर लीजिए सारा क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स दिस, तो हमें बताना है ये ट्रू फॉल्स है कि LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट करेगा, इक्वल होगा। जैसे कि उसमें LHL RHL पूछा था, इसमें LHD RHD पूछा है x इक्वल टू -1 पे, एंड इसमें ट्रू फॉल्स बताना है ये। फिर ये तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, इसे कॉपी कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि LHD RHD निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे fx को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मॉड है, तो मॉड कब कब खुलेगा, या तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा रीजन में खुलता है। तो पहले इसे देखते हैं, x+1 को हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो x+1 जीरो कब होगा, तो x+1 जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू हमारा क्या आ जाए -1। तो -1 के बाद जितना भी हम नंबर लेंगे उस पर हमारा ये फंक्शन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। देखते हैं, अगर हम -1 से बढ़ा ले 0, तो 0+1 क्या आ जाएगा 1, जो कि है पॉजिटिव। -1 से बढ़ा ले 2, तो 2+1 क्या आएगा 3, तो पॉजिटिव। 1 लेंगे, 1+1 क्या आएगा 2n, जो कि है पॉजिटिव। अगर हम -1 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि ये ऐसा ऐसा पार्ट में बढ़ जाता है, ये -1 है ना, यहाँ पे ये 0 हुआ था, तो इसके इधर सारा चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, इसके इधर सारा चीज़ निगेटिव हो जाएगा। ये पूरा फंक्शन हमारा, ये फंक्शन का वैल्यू। तो इसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे अगर हम अच्छा से लिखें तो ये हमारा f(x) ऐसे है ना, f(x), तो ये हो जाएगा 4x⁵ प्लस एक्स स्क्वायर। जब ये -1 से पीछे है तो ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा तो ये एक निगेटिव साइन इस पे निगेटिव साइन है, इंटू x+1 प्लस एक्स प्लस 5। तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4x⁵ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा फंक्शन आ गया है, तो सिंप्लीफाइड जैसा ही है। उसके बाद फिर ये कब हुआ, जब हमारा x किससे छोटा था, -1 से छोटा है। अब देखिए, अगर हमारा x क्या है, जब हमारा x -1 के बराबर है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -1+1 ये होगा पूरा वैल्यू 0। तो 4x⁵ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 4x⁵ प्लस ये पूरा 0 हो गया, x प्लस 5। और फिर जब हमारा x -1 से बड़ा है, इधर इक्वल ले लिए, -1 से बड़ा है, तो हमारा ये टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x⁵ प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। तो हमारा ये fx ऐसे ब्रेक हो गया। ये ऐसे ब्रेक हो गया। अब हमें LHD और RHD बताना है। कहाँ पे, -1 पे। तो हमें निकालना है यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे, एट x इक्वल टू -1 पे हमें LHD और RHD निकालना है। तो LHD क्या होगा, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा हमारा ये है। तो हम इसे डिराइव करके देख, मतलब क्या कहते हैं इसे, डिफ्रेंशिएट करके ही देख लेते हैं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा 20x⁴ -3x² -2x प्लस 1, और 5 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। और एट x इक्वल टू -1 है, तो -1 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अगर इसमें डालें तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, 20 -1 का स्क्वायर 3, -1 प्लस 2 हो जाएगा, +1 तो कितना आ रहा है ये 2 1 3 3 3 गया, ये हो गया 20। और RHD अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, यानी -1 से बड़ा, यानी कि ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें हम -1 को पुट करें तो क्या होगा, 20 प्लस 3 -2 प्लस 1, तो 3 1 4 4 -2 और 2, ये हो गया 22। तो हमारा LHD और RHD एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट वो इक्वल नहीं है। और हमें यहाँ पे बोला जा रहा था कि ये क्या, LHD और RHD एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, तो इक्वल तो नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि इज द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ये फंक्शन कुछ दे रहा है, पहले ये देख लेते हैं, ये इजी लग रहा है। द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे हमारा डेरिवेटिव 1 है कि नहीं, तो x इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं एट x इक्वल टू 0 डेरिवेटिव
1 के बराबर है कि नहीं। तो x इक्वल टू 0 कहाँ पे लाई करेगा, देखें, -1 से छोटा -1 से बड़ा में आएगा। तो -1 से बड़ा यानी कि ये -1 0। तो इसमें हम इस वाले वैल्यू में पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट तो हम यहाँ पे कर ही चुके ना RHD में। तो इसी में हम क्या करते हैं, पहले पुट कर देते हैं। तो ये 0 का तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 1। तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि हमारा x इक्वल टू 0 पे हमारा वैल्यू 1 होगा। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल टू 0 इज 1। हाँ, तो ये सही है ऑप्शन। तो ये ट्रू है मतलब, और ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 68, फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। बट अगर हम इधर देखें तो जब यहाँ पे LHD और RHD इक्वल नहीं आ रहा है तो ये x इक्वल टू -1 पे हमारा fx क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल तो मतलब ये याद है ना कि अगर LHD इक्वल टू RHD इक्वल टू f ऑफ x होता है तो हमारे ये क्या हो जाता है, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होता है। और ये LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ x होता है तो ये क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस। और एक और चीज़ कि अगर कोई फंक्शन हमारा, अगर हमारा f ऑफ x क्या है, कॉन्टिन्यूअस, मतलब अगर हमारा कोई f ऑफ x क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वो जरूर से कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा। बट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं ये हम नहीं बता सकते। यानी हम ऊपर से नीचे, यानी कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये है तो ये होगा। बट कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते, ये चेक करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं है इसे को मतलब कि अगर कॉन्टिन्यूअस, ओहो फिर से हम गलती कर दिए। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये वाला फैक्ट है एक। इस फैक्ट को याद रखें, आपको क्वेश्चन में काम पड़ सकता है, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये LHD RHD डिफरेंशिएबल, LHL RHL कॉन्टिन्यूअस, ये वाला भी। इस केस में हमारा LHD RHD इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये हम नहीं कह सकते कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चेक करना पड़ेगा कि कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं। बट अगर डिफरेंशिएबल होता तो कॉन्टिन्यूअस भी होता। हमारा यहाँ पे ये फंक्शन है, ये क्या है, ये मतलब हम इसे पूरे फंक्शन को हम hx मान लेते हैं। तो hx इक्वल टू क्या है, मॉड x प्लस 1 और f ऑफ x। तो हमें बताना ये कॉन्टिन्यूअस हुआ कि नहीं x इक्वल टू -1 पे। तो कॉन्टिन्यूअस पता करने के लिए हम क्या पता कर लेते हैं, पहले f ऑफ x कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो एक और कंसेप्ट हम यहाँ पे बता दें कि हमारा कोई एक फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है और ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा एच क्या होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई एक भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए, ये डिसकॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, फिर भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये डिसकॉन्टिन्यूअस, ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस, तो ये भी डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। इधर कंफ्यूज नहीं होना है, ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है तो हम LHL RHL चेक करेंगे। उधर डिफरेंस, इधर 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 हमें क्या चेक करना था, LHD RHD, इसलिए हम इस फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद हम प्रोसीड किए, तब हम बताए नॉन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। इधर हमें कॉन्टिन्यूअस ही बस बताना है। तो कहाँ पे एट, हम पहले एफ ऑफ एक्स को चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स ये है, तो एट एक्स इक्वल टू -1 देखते हैं। -1 तो पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस LHL RHL निकालते, बस इसे हम शॉर्टकट से कर लेते हैं, नहीं लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू -1 और एफ ऑफ एक्स। तो -1 से छोटा किधर आएगा, ये एक्स लेस देन -1 है, तो ये वाला फंक्शन। तो इसमें अगर हम -1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 टू द पावर 5। तो 4 इंटू -1 माइनस -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा ये -4
+1 -1 कट गया, -1 + 5 ये क्या आ गया 0। तो हमारा LHL आ गया, LHL आ गया 0। और RHL देखें तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस f(x). तो -1 से बड़ा नंबर इधर इधर की तरफ आएगा, इसमें आएगा। तो अगर हम देखें इसमें -1 रख के तो क्या होगा 4 इंटू वही -1⁵ वही आएगा -1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस -1 + 5 क्या आ गया ये माइनस, ये दोनों फिर से कट गया, -4 -5, ये फिर ये भी क्या आ गया 0। तो LHL और RHL तो बराबर आ गया। अब देखते हैं हमारा f(x) क्या आएगा। तो f(x) क्या आएगा एट x = -1 पे, इसमें -1 रखेंगे तो क्या आ गया, ये भी -4 -1 + 5, तो ये भी क्या आ गया 0। तो हमारा RHL = LHL = f(x) है। तो हमारा f(x) क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है ये। अब हम देखते हैं ये मॉड वाला चीज क्या था, mod of x + 1। तो अब देखिए mod of x + 1 का कंटिन्यूटी में चेक करना है एट x = -1 पे। सो अगर हम इसे बाय ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं तो किसी भी मॉड का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, ऐसे ऐसे करके ये V शेप का बनता है। आई मीन इसे मिटा दूं मैं, तो ये ऐसा V शेप का बनता है। यहाँ पे हम ये x = 0 पे बनाए हैं। तो यहाँ ये वाला फंक्शन 0 कब होगा, x = ये 0 कब होगा, x + 1 = 0 कब होगा, जब x = क्या आ जाए -1। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, -1 इधर होगा ना, -1, और यहाँ पे 0 इधर 1 है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हुआ कि नहीं। तो अगर हम देखें LHL यानी कि -1 से थोड़ा पीछे, तो थोड़ा पीछे में भी हमारा ये फंक्शन क्या है, इधर कॉन्टिन्यूअस ही है, टूटा हुआ तो ग्राफ नहीं है, कॉन्टिन्यूअस ही है। और -1 के बाद थोड़ा सा देखें तो ये भी इधर भी ये क्या है, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारा क्या हो गया, ये जो मॉड वाला ग्राफ है ये भी क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस एट x = -1। तो हमारा दोनों ही ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारा ये HX क्या हो जाएगा, HX भी हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ये 68 भी क्या होगा सही। सो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70। अब इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द लिमिट ऑफ फ्लोइंग फंक्शन f(x) = ये फंक्शन दे रखा है, तो हमें x = 0 पे इसका लिमिट निकालना है। तो लिमिट निकालने के लिए क्या कहते हैं, LHL RHL। तो अगर हम देखें लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) क्या हो जाएगा 0 माइनस पे ये हमारा फंक्शन है, तो क्या होगा 0 -2 इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा LHL। ओहो LHL। अब RHL देखें तो क्या आएगा, RHL क्या है, RHL ये वाला फंक्शन होगा, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), ये क्या आएगा e⁻0 का स्क्वायर 0 + 3, तो ये क्या होगा, किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 क्या होता है 1 + 3, ये क्या आ गया 4। तो हमारा LHL और RHL क्या है 4। तो हमारा ये लिमिट क्या आ गया, लिमिट क्या है यहाँ पे 4। यहाँ पे हम f(x) इसलिए नहीं चेक किए क्योंकि यहाँ पे ये x > 0 है, यानी कि x > 0 में भी यही फंक्शन लेंगे, x = 0 में भी यही फंक्शन लेंगे, तो आंसर यही आएगा 4। तो हमारा लिमिट क्या आ गया 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में भी लिमिट निकालना है x = 1 पे, तो 1 एक बार पुट करके देखते हैं इसमें क्या आएगा। इसमें 1 रखेंगे तो 1 - 3 + 2 अपॉन 1 - 5 + 3 + 1 क्या आएगा 2 1 3 3 - 3 0 बाय 3 4 5 - 5 0 0/0 फॉर्म आ गया। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, ये LH रूल लगा सकते हैं। तो अगर हम इसमें LH रूल लगाए तो क्या आएगा 4x³ - 3 3 9x², 2 का हो जाएगा 0, और 4x³ - 15x² + 6x, 1 का 0।
तो x=1 पे निकाला, तो अब हम इसमें 1 डाल के देखते हैं, कुछ 0/0 फॉर्म का भी तो नहीं आ रहा है, देखते हैं। अगर 4 - 9 क्या हो जाएगा, 4 - 15 + 6, ये क्या हो गया 9, ये हो गया -5, और ये हो गया 6 × 4 = 10, ये हो गया -5, तो ये क्या आ गया 1 के बराबर। तो ये हमारा यही है क्या लिमिट। अगर इसमें 1 रखने पे भी कुछ 0/0 फॉर्म का आता तो हम क्या करते, फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते ऊपर नीचे, तब तक डिफ्रेंशिएट करते जाते जब तक हमारा कोई मतलब नंबर ना आ जाए, ये 0/0 फॉर्म हट ना जाए, 0/0 या ∞/∞। सो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है। ये इसमें भी लिमिट निकालना है इस सीक्वेंस का, तो आप इसे ध्यान से देखिए सीक्वेंस को। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, तो अगर हम इसमें से 6 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, टिल 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 n स्क्वायर अपॉन में क्या है ये √4n⁶ + 5। तो ये क्या है, एक सम होता है, और इसका फॉर्मूला होता है, इधर हम लिखते हैं कि अगर कुछ भी है 1, तीनों फॉर्मूला बता देते हैं। अगर ये 1 + 2 + 3 + 4 + n है, तो इसका जो सम हो जाएगा, ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, n × n+1/2। वैसे अगर 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, टिल 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 n स्क्वायर है, तो इसका हो जाएगा n × n+1 × 2n+1/6। वैसे ही अगर ये है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर, बेसिकली ये जो ऊपर था ना उसी का स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, आपको बहुत जगह ये काम पड़ेगा। सो ये देखिए, अभी हमें ये यूज करना है, तो अगर हम यहाँ पे ये यूज करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 × n × n+1 2n+1 अपॉन में 6 डिवाइडेड बाय √4n⁶, ये 6 से 6 गया तो हमारा ये आ गया। इसे अगर हम पूरा मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n³ + 3n² + n डिवाइड में ये 4n⁶ + 5। इसी का हमें लिमिट निकालना है। लिमिट एनी सम, यहाँ हमें बताया नहीं गया कि यहाँ पे कहाँ तक लिमिट निकालना है, तो हम यहाँ कहाँ तक ऐड कर सकते हैं, ये n को इन्फिनिटी तक ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम लिमिट निकाल रहे हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर हमारा n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/n की तरफ टेंड करेगा 0 की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो हम दोनों साइड 1/0 तो 1/1, तो 1/n क्या आ गया 1/n। जब n टेंड कर रहा था इन्फिनिटी की तरफ, तो हमारा 1/n की तरफ टेंड करेगा 0 की तरफ। तो इसमें ये इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। तो कोई सोच सकते हैं कि हम इसमें LH रूल लगा दें, बट इसमें हम डिफरेंट मेथड, मतलब थोड़ा दूसरा मेथड से बताते हैं। तो अगर अब हाँ लगा तो सकते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी, बट वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो मतलब वो LH रूल लगा सकते हैं, बट वो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो हम इसमें एक न्यू मेथड से बता देते हैं। तो अगर हमें ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो हमें ये ट्राई करना है कि हम ना ये 1/n टेंडिंग टू 0 बना दे, ऐसा कुछ 1/n बना दे, तो हमारा ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। कैसे करना है हम ये दिखा देते हैं। सो यहाँ पे n³ है और ये n⁶ है, तो हम क्या करते हैं इधर n³ से डिवाइड कर देते हैं पूरे में। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3/n प्लस ये n है तो 1/n² आ जाएगा, डिवाइडेड में ये इसमें भी हम n³ से डिवाइड किए, मतलब वही 1/n³ से डिवाइड किए, 1/n³। तो ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये रूट में क्या आएगा 4 + 5/n⁶। ये कैसे हुआ इधर हम समझा देते हैं, इधर कोने में यहीं पे समझा देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे हम समझाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये n³ था, तो इधर रूट है, ये रूट है और रूट है 4n⁶, और ये बाहर में n³ है। सो अगर ये n⁶ है, अगर हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये n³ आ जाएगा। उसी तरह हम इसे रिवर्स कर रहे हैं, हम इसे अंदर डाल रहे हैं, n³ को अंदर डालेंगे तो इसका एक मतलब
डबल ही अंदर जाएगा, जैसे कि निकलता है आधा, तो जब ये रूट के अंदर जाएगा तो ये डबल हो जाएगा। आधा निकलता है, बाहर निकालते हैं तो आधा निकलता है, जब इसे हम रूट के अंदर डालेंगे तो कैसा जाएगा, डबल जाएगा, तब ना ये n⁶ इधर रिवर्स में आएगा। इसलिए जब हम इधर n³ था इसके रूट के अंदर डाले तो ये क्या आ गया, n⁶, तो इसे डिवाइड किए तो ये ऐसा आ गया। तो हमारा n/1 किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो हमारा ये क्या आ गया, 2/√4 क्या आ गया 2, तो इसका आंसर आ गया 1। सो इधर इन्फिनिटी भी लग जाता, बट ये थोड़ा मतलब जल्दी बन जाएगा। इधर हम समझाए तो टाइम लगा, आप मतलब मन में कीजिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो ये भी कुछ वैसा ही है, लिमिट निकालना है और ये एक n है, तो अगर हम इसमें भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस है, ये हो जाएगा क्या है, 100 n² - 11 100 n³ + 7, तो n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/n किधर टेंड करेगा 0 की तरफ, तो 1/n बनाने का ट्राई करना है। तो अगर हम इसमें n² से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे तो क्या होगा, ये 100 - 11/n², इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100n आ जाएगा प्लस 7, तो ये हो गया 0, ये 7/n², ये भी हो गया 0, तो ये 100 और ये 100 कट गया, तो क्या आ गया, ये हमारे पास 1/n, और 1/n क्या होगा, ये 0, 1 n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/n क्या हो जाएगा 0। तो वैसे ही अगर कोई सोचते कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, हम n² से डिवाइड किए, अगर n³ से डिवाइड करते तो क्या होता, एक बार करके देख लेते हैं n³ से, तो ये क्या हो जाएगा 100/n - 11/n³ अपॉन में n³ से डिवाइड करेंगे तो ये 100 प्लस ये हो जाएगा 7/n³, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0, तो हमारे पास ये क्या आ गया 0/100, तो ये भी क्या आ गया 0, तो दोनों मेथड से मतलब वही आंसर आया, ये मेथड 1, ये मेथड 2, तो दोनों ही मेथड से वही आंसर आता है। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 एक क्या है, लेट Lx ट्रू फॉल्स है, लेट Lx विद अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन टू fx, ये fx दे रखा है, एट द पॉइंट a सच दैट f of a इक्वल टू la एंड द स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ l इज f डैश a, तो हमें बताना है कि Lx इसके बराबर होगा कि नहीं, ट्रू फॉल्स है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला होता था, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसे याद कर लें, मतलब आप डायरेक्ट याद भी रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसका फॉर्मूला तो था एफ ऑफ ए, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कैसे होता है, प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए, और हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, एक्स के जगह पे ए रख देंगे और एफ डैश एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, इसमें चेन रूल लगेगा, तो ए बी, तो एक्स एक्स को रखे एज इट इज, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस, अब ई टू द पावर एक्स को रखे एज इट इज और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और -1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये क्या आ गया ई टू द पावर एक्स एक्स प्लस 1, तो एफ डैश ए क्या आ जाएगा ई टू द पावर ए, सब जगह इसे ए से रिप्लेस कर देंगे, तो इसे इधर सॉल्व करते हैं। सो अब हम इसे मतलब इधर पुट करके देखते हैं, तो क्या आ गया, क्या आएगा, इधर एफ ऑफ ए है, तो एफ ऑफ ए क्या आएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा ए ई टू द पावर ए माइनस 1 प्लस एफ डैश ए यानी ई टू द पावर ए एक्स, सॉरी ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस ए। सो अब इसे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, धर्म धर्म करना पड़ेगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आता है, टू द पावर ए माइनस 1 प्लस ई टू द पावर ए इंटू ए प्लस ई टू द पावर ए इंटू एक्स माइनस ए ई टू द पावर ए माइनस 1 प्लस इधर इससे मल्टीप्लाई एक्स इंटू ई टू द पावर ए इंटू ए माइनस ए ए ए ए ए ए ए स्क्वायर ई टू द पावर ए, ये प्लस ई टू द पावर ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू ई टू द पावर ए। हाँ अब देखते हैं इधर ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, अब देखते हैं इधर ये ई टू द पावर ए ई टू द पावर ये दोनों कैंसिल हो गया, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ए टू द पावर ए इंटू एक्स एक्स एक्स, ये दोनों एक्स का टर्म में दोनों को हम अगर एक में करें तो क्या हो जाएगा, ये
एक्स बाहर, e टू द पावर a बाहर, ये हो गया a प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, इधर ये -1 तो था ही, इधर माइनस ए स्क्वायर e टू द पावर a -1, तो हमारा ये आ गया। ये इसे मैच कर रहा है क्या, e टू द पावर a प्लस 1 एक्स सी स्क्वायर, हाँ ये मैच कर गया, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 74 हो गया, 75। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो क्या कर रही है, लेट एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल है। टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ फंक्शन एट टेंजेंट लाइन एट पॉइंट 30 पासिस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमारा f'3 का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो हमारा डिफरेंशिएबल किससे जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, बताइए बताइए, टेंजेंट से जुड़ा होता है। तो ये द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ, टेंजेंट कहाँ पे है हमारा, 30 पे, टेंजेंट कहाँ पे है, 30 पे है, और ये टेंजेंट किससे पास हो रहा है, 5,4 से। तो जो हमारा से मान लेते कि कोई कर्व होगा ऐसे, कैसे माने, हाँ ऐसे मानते हैं ये कर्व है, तो इस पे कोई टेंजेंट बना है, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, ये टेंजेंट है। तो ये यही टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबल, मतलब क्या कहते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, हाँ। तो डेरिवेटिव ही क्या, ये टेंजेंट है। तो हमारे पास इस टेंजेंट का इक्वेशन दे रहा है, मतलब पॉइंट दे रहा है, ये 30 और 54, तो हमें बताना है कि हमारा वैल्यू क्या होगा f'3 का। तो मतलब एक चीज़ हम यहाँ पे बता दें, एक पॉइंट लिखवा देते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कोई भी हो सकता है, f मान लेते हैं, f(x) एट अ पॉइंट x इक्वल टू a डिनोट DEN, मेरा हैंड राइटिंग भी पता नहीं समझ आएगा कि नहीं, डिनोटेड एज f'(a) REPRESENT, represent the slope of the tangent line to the तो ये क्या है कि जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे, जो कि जिसे डिनोट किया जाता है f'(a) से, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो ये क्या, f' क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। तो अगर हमें f'3 निकालना है, तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा कहाँ पे, 3 पे, जो भी 3 है। तो स्लोप क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 दैट इज 4 बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 3 2, तो स्लोप आ गया 2। तो हमारा f'3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। सो दैट्स इट, इतना ही था क्वेश्चन। तो हमारा सीरीज यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक क्वेश्चन था। ओके, सो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसे प्रैक्टिस करने के बाद आपको मतलब रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक और मतलब आप PYQ का सेशन कर लीजिएगा, तो आपको मैथ का रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका अच्छा जाएगा एग्जाम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।